हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक रहता है सबसे पहले वो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो आपका चैप्टर है नेम, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब हमारा थर्मोडायनेमिक्स में क्या रहता है। तो हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में 2 पॉइंट्स रह गए थे डिस्कस करने, तो वो मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में व्हेन एसिड और बेस इज वीक, then energy released will be less than 13.7 kilocalorie per equivalent, because some energy is utilized in dissociation of weak acid या बेस। हमें पता है वीक एसिड या बेस का जो अल्फ़ा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो 1 के बराबर नहीं होता, इट इज़ लेस देन 1, राइट। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम है, दैट मीन्स इसको तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएगा अपने जिनसे भी ये बना है, राइट। तो अपने केटायन एनायन पार्ट में वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए मेरी एनर्जी निकली 10 जूल और उसमें से 2 जूल मेरी यूज़ हो गई वीक एसिड या बेस को तोड़ने में, तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी निकली, एक तरीके से देखा जाए 8 जूल, राइट। ये बात यहाँ लिखी है कि जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो लेस देन 13.7 होगी। जैसे यहाँ पे 8 इज़ लेस देन 10, सिमिलरली जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो लेस देन 13.7 होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ही एनर्जी यूटिलाइज होगी, मान लीजिए -13.7 जूल निकली एनर्जी, किलो कैलोरी चलो पर इक्विवेलेंट एनर्जी निकली, और उसमें से 1.2 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट यूज़ हो गई, किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए। तो कितनी बचेगी? 12.5 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट बचेगी। तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, इतनी एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो ये 12.5 इज़ लेस देन 13.7। तो एक तो ये पॉइंट था जो हमारा रहता था डिस्कस करना। एक और पॉइंट है जो सिर्फ याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं बनता जो मैं अब लिखवाऊंगी, इस पे सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, और वो मैं बता दूंगी कि वो भी क्वेश्चन क्या बनता है। इस पूरे कंसेप्ट का जो एक्सेप्शन होता है वो होता है एच एफ एसिड, राइट। आपको ये याद रखना है कि इस वाले में जब हम एच एफ को न्यूट्रलाइज करते हैं किसी भी बेस से, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 13.7 से ज़्यादा होती है रिलीज़। मैंने क्या बताया कि जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें एनर्जी लेस देन 13.7 रिलीज़ होती है। बट एच एफ एक ऐसा एक्सेप्शन है
जिसमें एनर्जी मोर देन 13.7 रिलीज होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव आयन, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव आयन। तो अगर मैं लिखूँ HF प्लस NaOH, तो इसमें जो मेरी एनर्जी रिलीज होती है वो -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है, इतनी रिलीज होती है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है बस। इस पे ये पूछा जा सकता है, इस पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा एसिड है जो ज़्यादा 13.7 से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, तो HF है। और क्यों करता है? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन। ये 2 पॉइंट्स हमारे रहते थे, तो ये दोनों पॉइंट्स भी अब हमारे कवर हो गए हैं। 1 मिनट प्लीज़। येस, रिज्यूमिंग द लेक्चर। तो अब हमें जो डिस्कस करना है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक लाइन लिखेंगे, एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम NS and ends with NP। हर जो पीरियड है, कोई भी पीरियड हो, हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं। तो हर पीरियड जो होगा वो NS से शुरू होगा और NP पे ख़त्म होगा। ये हमने कल जब पीरियोडिक टेबल याद किया था तभी भी बहुत क्लियर हो रहा था ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे S ब्लॉक होता है, फिर यहाँ पे D ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पे P ब्लॉक आता है और यहाँ पे F ब्लॉक आता है। तो S P D F, तो S ब्लॉक से शुरू हो रहा है पीरियोडिक टेबल और P ब्लॉक पे ख़त्म हो रहा है। तो NS से शुरू हो रहा है और NP पे ख़त्म हो रहा है। जैसे अगर मैं अब लिखूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1S। अब 1P तो होता नहीं है, राइट? तो मैं इसको अब नेक्स्ट पे आ जाऊँगी, 1S 2S और 2P, 3S और 3P, 4S और 4P। मतलब मैं S से शुरू करूँगी और P पे एंड कर दूँगी। और हमें ये भी पता है कि 4S और 4P से के बीच में 3D भरा जाता है, मतलब 4P से पहले 3D भरा जाता है, राइट? 5S एंड 5P। Similarly 6S and 6P. Similarly 7S and 7P. तो आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने पीरियड नंबर लिखा, राइट? 1 में फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1S होता है, सेकंड पीरियड में 2S भी होता है और 2P भी होता है, थर्ड पीरियड में 3S भी होता है और 3P भी होता है, 4 में क्या होता है? 4S 4P और 3D। क्यों? क्योंकि फोर्थ पीरियड से D ब्लॉक शुरू होता है। कल भी हमने ये नोट किया था कि जो फोर्थ पीरियड होता है उसमें पहली बार D ब्लॉक आया होता है, तो इसीलिए फोर्थ पीरियड में पहली बार D ब्लॉक दिखाई दिया। फिर फिफ्थ पीरियड में 5S 4D एंड 5P। सिक्स्थ पीरियड में हमें पता है जो हमने लास्ट के 2 लिखे थे
एक्टिनॉइड्स एंड लेंथिनॉइड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने लिखे थे वो 6th और 7th पीरियड में आते हैं, तभी हमने यहाँ पे 4F और 5F लिखा, किस में, 6th और 7th में। आप इसको, इस पूरे टेबल को एक बार ध्यान से देखिए, खुद आपको समझ आएगा कि यहाँ पे अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे 3F तो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इसलिए हमने 3F को लिखा नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स को भरें तो ये एक ऑर्बिटल है, 1s इज एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल, तो इसकी वजह से 2 एलिमेंट्स आएंगे। और क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, PX, PY एंड PZ, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 × 2 दैट मीन्स 6। तो 2 एलिमेंट्स 2s से और 6 एलिमेंट्स 2p से, तो टोटल कितना बन जाएगा, 2 + 6 यानी कि 8। ऐसे हम बताते हैं कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट। अगर मैं इसको थर्ड को देखूं तो थर्ड में भी सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3s में 2 एलिमेंट्स आएंगे और 3p में 3 × 2 दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3D इंट्रोड्यूस हो गया। अब मुझे पता है 4s से तो मुझे क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। 4p से मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। d ऑर्बिटल कितने होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, राइट, 5 होते हैं ना d ऑर्बिटल, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 × 5 दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इससे मुझे 10, तो इन तीनों को ऐड कर दूंगी अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, 2 + 10 + 6 दैट मीन्स 18। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो भी क्या आएगा, 18। अब मैं F को भी इंक्लूड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32। फिर से क्या आ जाएगा, 32। तो ऐसे पता चलता है कि किस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इसी को कई जगह पे मैजिक नंबर भी बोल देते हैं। तो अब मैं इसको साफ सा लिख देती हूँ। कि फर्स्ट पीरियड में 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो ऐसे पता चलता है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। हमने सिंपली क्या किया, हमने NS से शुरू की और NP भरते गए। जैसे मान लीजिए मैंने 1s लिखा, मुझे पता है 1p तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने ये लिखा ही नहीं। 2s लिखा, फिर 2p लिखा, मुझे पता है। उसके बाद मुझे 3s भरना है, 3p भरना है, फिर मुझे भरना है 4s और 4p, और मुझे ये भी पता है कि 4p से पहले 3d भरा जाता है। फिर मैंने लिखना है 5s और 5p, फिर मैंने लिखना है 6s, और यहाँ पे मुझे पता है 5p से पहले 4d भरा जाता है। मैंने यहाँ पे 3f क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3f पॉसिबल ही नहीं होता, राइट। तो ऐसे पहले हम लिखेंगे कि किस पीरियड में कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, फिर उसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, फिर हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 8, इसमें 18, 18, 32, 32। अब जैसे अब हर बार इसको कैलकुलेट करना ना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है कि कितनी बार कैलकुलेट करें। अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए
कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 10th पीरियड। एज्यूम करा गया है कि मान लीजिए 10 पीरियड्स पॉसिबल हैं और 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर हम इसी रूल को फॉलो करें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा। पहले हम लिखेंगे 10s 10p, फिर उसको घटाते रहेंगे, मतलब हम ऑर्बिटल्स चेक करेंगे पहले, राइट। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट होता है, राइट। इफ n is odd, then number of orbitals is n plus 1 by 2 का whole square. If n is even, then number of orbitals n plus 2 by 2 का whole square, where n is पीरियड नंबर। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा है, राइट। एक मिनट, यस। तो क्वेश्चन क्या है, एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। लिखा है सपोज एन ऑर्बिटल contains 3 electrons, then find number of electrons या elements in 9th पीरियड। ये कह रहा है कि हम क्या लेते हैं कि एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। लेट से हाइपोथेटिकली कि एक ऑर्बिटल में हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो बताओ हमें कि कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं 9th पीरियड में। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन होती है। तो इसके लिए ये दोनों फार्मूलाज थे, राइट। n क्या है, पीरियड नंबर। जैसे पीरियड कौन सा है यहाँ पे, 9 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है। तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25, राइट। एक मिनट, हाँ 25। तो ये 25 क्या है मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए मेरे पास, 25 ऑर्बिटल्स आ गए। और मुझे कहा है कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए 25 इंटू 3 डैट मीन्स 75। तो मेरे पास 9th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 75 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मैंने मल्टीप्लाई ही क्यों किया यहाँ पे, डिवाइड और या कुछ और क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें सिंपली पता है कि मान लीजिए मैंने p ऑर्बिटल माना, ठीक है, और इसमें मैंने बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, राइट। p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल पॉसिबल होते हैं। तो ये मैं कैसे लाऊंगी, 3 इंटू 2 करके 6 लाऊंगी, राइट। 3 इंटू 2 करके ही तो 6 लाऊंगी। 3 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल। वही हमने यहाँ लगाया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल। तो इससे हमारा क्या आया आंसर, 75।
अब हमें ये कुछ कॉमन नेम्स टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज ग्रुप 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 3 to 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एक्सेप्शन होता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मतलब इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते, हालांकि ये ग्रुप 12 के मेंबर्स होते हैं, फिर भी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते, क्योंकि अगर मैं जिंक का एग्जांपल लूँ तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक क्या होता है, जिंक होता है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आर्गन 4s2 3d10, ये हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट देखूं तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं दैट इज जिंक +2, तो वो क्या हो जाएगी आर्गन और 3d10, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पे ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे उस चैप्टर को, तो ये बात तो फर्स्ट ही पेज पे लिखी है बल्कि उसमें। ग्रुप 13 को सिंपली हम बोरोन फैमिली कह देते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ग्रुप 14 को सिंपली कार्बन फैमिली कह देते हैं। ग्रुप 15 को तो ये हो गई कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, राइट। और जो आप पढ़ते हैं एफ ब्लॉक, जो हम पीरियोडिक टेबल में नीचे बनाते हैं सबसे, उसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हुआ कुछ बेसिक हमने आज के लेक्चर में कवर किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा। उसके बाद हम कवर करेंगे बेसिक्स और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई है, राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, दैट वी विल कवर इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। टिल देन स्टे सेफ एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।